हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। इस साल के आखिरी तक देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 4 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव चर्चा में हैं। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से तैयारियां कर रही हैं। सभी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स भी इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और टीआरपी बटोर रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी मूड क्या कहता है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। आदिवासी 55% बीजेपी की तरफ जाते हैं तो 40% कांग्रेस की तरफ। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होते हैं तो गेम चेंजर साबित होंगे क्या? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो जी न्यूज और मेटराइज का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत और छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रही है, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन योजनाओं ने कांग्रेस को मुकाबले में खड़ा कर दिया है। हालांकि भाजपा में अंदरूनी विवाद के चलते ये चुनाव उसके लिए ज्यादा आसान नहीं है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में भी जो कलह थी उसको भी काफी हद तक अब निपटा लिया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में जहां भाजपा काफी कमजोर है, बीआरएस का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से क्यों है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम से क्यों नहीं, और यही हमारी आज की रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट, जहां एक तरफ तेलंगाना की जनता को लुभाने में बीआरएस और कांग्रेस मेहनत कर रही है और काफी हद तक कामयाब भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित क्यों है, इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों? असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानने वाले मानते हैं कि वो एक सेक्युलर आदमी है, सभी की आवाजें उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनके ही गृह प्रदेश में यानी होम स्टेट में हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों के अलावा तेलंगाना में कहीं और कामयाबी क्यों नहीं मिलती, यानी हैदराबाद के बाहरी इलाकों में भी मुसलमान एमआईएम को वोट क्यों नहीं देते? इस सवाल का जवाब एमआईएम के थिंक टैंक को खोजना होगा। हालांकि एमआईएम का पैटर्न ऐसा नहीं है कि वहां कोई थिंक टैंक या मजलिस शूरा जैसी कोई चीज हो। बेसिकली ये पार्टी वन मैन आर्मी या ज्यादा से ज्यादा कहिए तो 2 भाइयों की दुकान है। एमआईएम के अलावा भी भारत में कई वन मैन आर्मी हैं, जैसे सपा, बसपा, लोकदल, वाईएसआर, कांग्रेस वगैरह वगैरह। तेलंगाना की बीआरएस भी लगभग ऐसी ही एक पार्टी है। केसीआर जिसके इकलौते और एकमात्र जनरल हैं। इसके बावजूद इन पार्टियों का जनाधार एमआईएम से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी बसपा, जिसका यूपी में लगभग 22% वोट शेयर हुआ करता था, 9.5% कम होकर भी लगभग 12.5% वोट शेयर अभी भी है। जाहिर है ये कम हुआ 9.5% वोट बसपा सही रणनीति के इस्तेमाल से कभी भी वापस हासिल कर सकती है। इससे पहले हम एमआईएम की बात करें, एक और बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, वो भी सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी जैसी छोटी सी पार्टी भी यूपी विधानसभा चुनाव में 2.85% वोट और 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि एमआईएम को तेलंगाना में केवल 2.7% वोट मिले और वो भी 7 सीटों के साथ। जबकि पुराने हैदराबाद की ही 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुमत में है और राज्य की 119 में से 40 सीटों पर फैसला करने की हैसियत रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है जहां एक तरफ पिछले लगभग 20 सालों से एमआईएम हैदराबाद के पुराने शहर पर राज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर केसीआर को वोट करने की अपील करनी पड़ती है। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव बीआरएस पार्टी के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री। हालांकि एमआईएम ऐसी अपील करके अपनी इज्जत ही बचाती है। अगर वो अपील ना भी करे तो भी इन 40 सीटों पर मुसलमान भाजपा को हराने के लिए केसीआर को ही वोट करेंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस काफी कमजोर है। दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि पूरे देश में मुस्लिम वोट्स पर अपनी दावेदारी जताने वाले एमआईएम तेलंगाना में ही पुराने शहर के अलावा कहीं से भी मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब नहीं होती। अब हम करेंगे इस मुद्दे की पड़ताल, या फिर आप यूं कहिए कि इस इशू को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे। हो सकता है कि एमआईएम नेताओं कार्यकर्ताओं को हमारी बात बुरी लगे, लेकिन न्यूज चैनल हमारी आवाज की पॉलिसी पहले दिन से ही हक बात आप तक पहुंचाने की रही है। हम मुसलमानों का जज्बाती शोषण किए जाने के खिलाफ हैं। हमारी पूरी कोशिश है
कि हम भारतीय मुस्लिम समाज के लीडरों से होने वाली रणनीतिक गलतियों पर उंगली उठाएं, उन्हें क्रिटिसाइज करें। हम मुस्लिम समाज के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं की नियत पर नहीं, बल्कि इनकी रणनीति या स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाते हैं। और हाँ, उठाते रहेंगे, क्योंकि वो समाज ही तरक्की कर सकता है कि जिसमें आलोचक हों, तंकीद करने वाले हों। तंकीद करने से, आलोचना करने से उसके क्या फायदे होते हैं, इस बात को आप इस तरह समझिए कि भारत के हिंदू समाज का भविष्य यकीनन रोशन है, क्योंकि आज भी हिंदू समाज में भाजपा समर्थकों से कहीं ज्यादा संख्या भाजपा विरोधियों की ही है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य परसुन वाजपेयी, आशुतोष, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता, नीतीश, तेजस्वी, केसीआर, स्टालिन, जयंत चौधरी वगैरह वगैरह, न जाने कितने हिंदू नेता और पत्रकार हैं जो कट्टर भाजपा विरोधी हैं। एक दिन भाजपा कमजोर होगी, लेकिन अपने समाज में मौजूद इन आलोचकों और विरोधियों की वजह से हिंदू मजबूत होगा। कबीर दास जी कहा करते थे, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। यानी आलोचना करने वाले को अपने पास रखिए, जो आपको बिना पानी बिना साबुन के साफ कर देता है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपनी बात। दोस्तों, कुदरत के नियमों को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बदलते नहीं हैं, सदा शाश्वत होते हैं, एक जैसे रहते हैं। इन्हीं नियमों, उसूलों में से एक उसूल ये है कि आप जब भी दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो कुदरत आपको बड़ा बना देती है, यानी बड़ी लड़ाई के लायक बनाने में आपकी मदद करती है। और जब भी आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो छोटे हो जाते हैं। जाति या क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों की यही दिक्कत है कि उनका जनाधार व्यापक नहीं हो पाता, बड़ा नहीं हो पाता। भाजपा बेशक देश की सबसे ताकतवर पार्टी हो, लेकिन उसके पास आज भी कांग्रेस जैसी व्यापकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सबकी और भाजपा सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। केसीआर, जिन्होंने शुरुआत क्षेत्र के आधार पर की, यानी तेलंगाना राज्य की मांग करने वाले वो सबसे बड़े नेता हैं और पूरे तेलंगाना की बात करने वाले नेता होने की वजह से उनका जनाधार पूरे तेलंगाना में है। हालांकि अपने आधार को देशव्यापी बनाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय राष्ट्र समिति कर लिया है और केंद्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ा रहे हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद वो इंडिया अलायंस, यानी जो इंडिया का गठबंधन है, उसमें शामिल हो जाएं। दोस्तों, अभी हम सिर्फ तेलंगाना की ही बात करेंगे, जहां MIM आज भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बीच ही ठोस काम कर रही है। बाकी मजलूम समाजों के बीच उसकी मौजूदगी नाम मात्र को ही है, जबकि वहां के दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच उतनी दूरी नहीं है जितनी भाजपा ने उत्तर भारत में पैदा कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि हैदराबाद में MIM ने मुसलमानों के लिए हर लेवल पर बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन गैर मुस्लिम समाज के लिए उसकी खिदमत उतनी ही है जितना कि प्रधानमंत्री की आवास योजना या मुफ्त राशन का लाभ मुसलमानों को। ओवैसी ब्रदर्स को सोचना होगा कि मुफ्त का राशन, मुफ्त का घर पाकर भी मुसलमान भाजपा का वोटर क्यों नहीं बन पा रहा। जाहिर है डर की वजह से। दोनों भाइयों को ये भी समझना होगा कि डर सिर्फ जान का ही नहीं होता, कमतर समझे जाने का भी होता है, हक बात बोलना पाने का भी होता है। जिस तरह भाजपा ने आम हिंदुओं को बेवजह आक्रामक बनाकर मुसलमानों में डर पैदा कर दिया है, बिल्कुल उसी तरह MIM ने भी हैदराबाद में मुसलमानों को बेवजह आक्रामक बनाकर दूसरे समाजों में डर पैदा कर दिया है। हमारी बात आपको अगर अच्छे से समझनी हो तो चुनाव के दौरान हैदराबाद की उन सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जहां हमेशा से ही MIM ही जीतती है, छोटे भाई के भाषण सुनिए, आपको हैरत होगी कि फिजूल ही आक्रामक भाषण दिए जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदू बहुल सीटों पर भाजपा करती है, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 जैसे नारे दिल्ली की उन विधानसभा सीटों पर लगाए गए हैं जहां हमेशा से ही भाजपा जीतती रही है। यानी जो डर भाजपा को है वही ओवैसी ब्रदर्स को भी है कि कहीं हम हार ना जाएं। भाजपा तो फिर भी 80% वोट की राजनीति करती है। अपनी राजनीति के इस खास पैटर्न से उसने देश का क्या हाल किया सबके सामने है, और अब तो आम हिंदू भी आक्रामकता की इस सियासत के खिलाफ खड़ा होने लगा है। तो फिर आप 20% की एग्रेसिव सियासत करके कैसे कामयाब हो सकते हैं?
हम आपको भाजपा की बी टीम नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि हम जानते हैं कि आप मुल्क और मुसलमान दोनों के लिए मुखलिस हैं। लेकिन एमआईएम और भाजपा का पैटर्न काफी हद तक एक है। एक आम हैदराबादी मुसलमान ये नहीं कहता कि हम यहाँ ओवैसी साहब की वजह से सभी के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, बल्कि वो कहता है कि हम हैदराबाद में चौड़े होकर रहते हैं। भाजपा का वोटर भी शांति और भाईचारा नहीं, इसी चौड़ाई को पसंद करता है। हकीकत तो यह है कि एमआईएम और भाजपा का वोटर ही नहीं, एक आम आदमी अपने नफ्स की वजह से खुद का चौड़ा होना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन समाज के रहनुमाओं को कि जिनके देखने का कैनवास बड़ा होता है, उन्हें चाहिए कि वो लोगों की चौड़ाई को कंट्रोल करें और उनकी इसी ऊर्जा को देश के विकास के लिए इस्तेमाल करें। एमआईएम और ओवैसी ब्रदर्स को इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि बराबरी और सबके अधिकार की बात करने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले होकर भी उनकी पार्टी ने 7 और केसीआर की पार्टी ने 88 सीटें कैसे जीती। उन्हें गौर करना चाहिए कि सेक्युलर होने के बावजूद तेलंगाना के उन गैर मुस्लिमों के वोट भी वो क्यों हासिल नहीं कर पाते, जिन्होंने भाजपा को पूरी तरह से नकार रखा है। इस वीडियो के आखिर में हम भाईजान से कहना चाहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तनख्वाह लेने वाले कोई इमाम नहीं, कि जो कहलाता तो इमाम है लेकिन पैरवी नमाजियों की करता है। आपकी लीडरशिप की कामयाबी की कसौटी ये होगी कि पुराने हैदराबाद में भी हिंदू इसलिए चौड़ा होकर रहे कि उसका लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।